तो एक तरफ है एक आसान प्रशासनिक नियम और दूसरी तरफ है एक जटिल वैज्ञानिक लेकिन शायद ज्यादा प्रभावी समाधान। यही इस बहस का सार है। ये सिर्फ पत्थर और खनिजों का भंडार नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम है जो करोड़ों लोगों के जीवन, जल और जलवायु को एक आधार देता है। आज हम एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं जो हिमालय से भी पुरानी है। बहुत पुरानी। इतनी पुरानी कि जब ये बनी थी तब धरती पर जीवन का मतलब शायद सिर्फ समुद्र में तैरते कुछ जीवाणु थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब साल की। और ये सिर्फ पुरानी नहीं है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर तक फैली एक जीवन रेखा है। लेकिन आज यही प्राचीन धरोहर एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी बहस के केंद्र में है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद है अरावली के इस पूरे ताने बाने को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी कहानी के कई पहलू दिखाते हैं, मतलब इसका भूवैज्ञानिक इतिहास, सभ्यताओं के विकास में इसका योगदान और सबसे जरूरी आज इसके अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है। हाँ, और वो संकट जो एक कानूनी लड़ाई की शक्ल ले चुका है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरावली को बचाने का सवाल सिर्फ कुछ पहाड़ों या पेड़ों को बचाने का नहीं है। ये सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के पानी, साफ हवा और उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कभी हिमालय जितनी ऊंची थी? एकदम सही सवाल। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में ये कहीं ज्यादा ऊंची और विशाल थी, शायद आज के हिमालय जैसी ही। अच्छा। हाँ, ये एक फोल्ड माउंटेन प्रणाली है जो तब बनती है जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। लेकिन करोड़ों अरबों सालों की हवा, पानी, मौसम, इन सब की मार ने इसे घिस दिया है। तो मतलब आज जो हम देख रहे हैं वो बस उसका बचा खुचा हिस्सा है। बिल्कुल। इसीलिए आज इसे अवशिष्ट या रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। ये उस विशाल पर्वत का बस एक अवशेष है। तब्दील हो गया हो, लेकिन वो खंडहर भी अपनी कहानी कह रहा है। आज इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर करीब 1722 मीटर्स की है, जो ज्यादा नहीं लगती। नहीं लगती, लेकिन इसका महत्व ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हम दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ पत्थर और भूगोल आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इन पहाड़ों का हमारी सभ्यता के विकास से भी एक सीधा और गहरा रिश्ता रहा है। आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करिए ना। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि तांबे का कनेक्शन यहीं से है। बिल्कुल। आप सोचिए, जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हम उसकी शहरी योजना और कांसे की कलाकृतियों के लिए जानते हैं, हाँ, उसे अपना तांबा कहाँ से मिलता था? इसी अरावली से, खासकर राजस्थान के खेतरी इलाके से। हजारों साल से वहां खनन हो रहा है। ये इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। 1 मिनट, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस पर्वत ने कांस्य युग की एक पूरी सभ्यता को वो धातु दी जिससे उन्होंने अपने औजार और बर्तन बनाए, आज हम उसी पर्वत को पत्थर और बजरी के लिए खोदकर खत्म कर रहे हैं। ये विडंबना ही तो है। ये तो कमाल की विडंबना है। बिल्कुल। और यही इस बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी विरासत की खदानें हैं। और ये सिलसिला सिर्फ सिंधु घाटी पर नहीं रुका, आगे भी चला। हाँ, बाद में राजपूत राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए इन्हीं पहाड़ियों की गोद में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे अजय किले बनाए। ये पहाड़ियां एक प्राकृतिक दीवार का काम करती थीं। और हम उस संगमरमर को कैसे भूल सकते हैं? मकराना का संगमरमर, जिससे ताजमहल बना, वो भी यहीं से आता है। ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, दिल्ली के कई मंदिर, ये सब अरावली की देन है। तो इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत गहरा है। ठीक है, तो ये भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन आम इंसान के लिए जो दिल्ली, गुरुग्राम या जयपुर में रहता है, उसके लिए आज की तारीख में अरावली के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य से ज्यादा क्यों है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब अरावली के 3 मुख्य पारिस्थितिक कामों में छिपा है। इसे उत्तर पश्चिम भारत का हरित फेफड़ा कहते हैं और ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, पहला और सबसे बड़ा काम ये एक दीवार है। दीवार? किस चीज से बचाती है ये दीवार? थार के रेगिस्तान से। अरावली की दिशा देखिए,
ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। ये राजस्थान से आने वाली गर्म, सूखी और रेतीली हवाओं को सीधे रोकती है। तो मतलब अगर ये ना हो तो? अगर ये प्राकृतिक बाधा ना हो तो रेगिस्तान का विस्तार पूरब की ओर, यानी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत तेजी से होगा। एक मिनट, क्या आप सच में ये कह रही हैं कि दिल्ली और थार रेगिस्तान के बीच में बस ये एक पहाड़ी दीवार है? अगर ये न होती तो क्या गुरुग्राम आज जैसलमेर जैसा दिखता है? देखिए, ये कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें सच्चाई का अंश बहुत बड़ा है। ये मरुस्थलीकरण को रोकने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक शक्ति है। अब आते हैं दूसरे काम पर, पानी। अरावली एक विशाल वाटरशेड है। आसान भाषा में कहें तो ये एक स्पंज की तरह काम करती है। स्पंज की तरह? कैसे? इसकी चट्टानी संरचना और जो दरारें हैं वो बारिश के पानी को बह जाने देने के बजाय सोख लेती हैं। यही पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ओह अच्छा। आज गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजस्थान के अलवर जैसे इलाके पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उनकी पानी की सुरक्षा सीधे तौर पर अरावली की सेहत से जुड़ी है। बनास, साहिबी, लूनी जैसी कई नदियां यहीं से निकलती हैं। और तीसरा काम जाहिर है, यहाँ रहने वाले जीव जंतु होंगे। हाँ, जैव विविधता। एक सूखे और अर्धशुष्क इलाके के बीच में ये हरियाली का एक नखलिस्तान है। यहाँ तेंदुए, लकड़बग्घे, नीलगाय, सियार और सैकड़ों तरह के पक्षी रहते हैं। दिल्ली का जो रिज एरिया है, हाँ, वो भी इसी का हिस्सा है। वो इसी अरावली का आखिरी सिरा है। और ये सिर्फ अलग अलग जंगल नहीं है, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे बड़े पार्कों को छोटे छोटे वन क्षेत्रों से जोड़ने वाले वन्यजीव गलियारे यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाती हैं, जिससे जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ठीक है, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, रेगिस्तान को रोकती है, हमें पानी देती है और वन्यजीवों का घर है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतनी जरूरी हैं तो हम इसे तबाह क्यों कर रहे हैं? टकराव शुरू कहाँ से हुआ? टकराव वहीं से शुरू हुआ जहां से इसका ऐतिहासिक महत्व शुरू हुआ था, इसके गर्भ में छुपे खजाने से, खनिजों से। हाँ, तांबा, जस्ता, सीसा, चूना पत्थर, संगमरमर और इमारतों में काम आने वाला पत्थर। दशकों तक इन खनिजों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को चलाया है, लेकिन इसका एक अंधेरा पक्ष भी है, अनियंत्रित और अवैध खनन। मैंने स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पढ़ी कि राजस्थान में कई पहाड़ियां खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो गई हैं। ये सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच है? ये 100% सच है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि राजस्थान में 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। पूरी की पूरी पहाड़ी? हाँ, सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ सिर्फ पत्थर और बजरी के लिए मिटा दिया गया। इसका असर सिर्फ उस पहाड़ के गायब होने तक सीमित नहीं रहता। इसका असर और क्या होता है? जब आप पहाड़ हटाते हैं तो आप पेड़ काटते हैं, जिससे वहां का इकोसिस्टम खत्म होता है। आप पानी सोखने वाली जमीन को नष्ट कर देते हैं, जिससे भूजल स्तर और नीचे चला जाता है। और जब आप पत्थर तोड़ते हैं तो हवा में धूल फैलती है। प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण संकट में इस खनन से उड़ने वाली धूल का भी एक बड़ा हाथ है। इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ किया भी गया होगा, मतलब न्यायपालिका ने जरूर दखल दिया होगा। बिल्कुल। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अरावली क्षेत्र फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर 2009 में ही पूरा बैन लगा दिया गया था तो आज 2025 में हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? जाहिर है वो बैन पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। जमीनी हकीकत क्या थी? यहीं से असली कानूनी उलझन शुरू होती है। बैन के बावजूद अवैध खनन छोटे छोटे स्तरों पर चलता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक बुनियादी सवाल जिसका कोई साफ जवाब नहीं था। अरावली है क्या? मतलब पहाड़ तो पहाड़ होता है, इसमें क्या उलझन है? उलझन ये थी कि कानूनी तौर पर अरावली किसे माना जाए, इसकी कोई एक समान परिभाषा नहीं थी। क्या हर पहाड़ी अरावली है? क्या सिर्फ वो जिस पर जंगल है? क्या वो जिसकी एक खास ढलान है? हरियाणा कुछ और मानता था, राजस्थान कुछ और। ओह, तो इस अस्पष्टता का फायदा उठाया गया? बिल्कुल। इसी का फायदा उठाकर कई इलाके संरक्षण के दायरे से बाहर रह जाते थे और वहां खनन या निर्माण चलता रहता था। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नया नियम दिया है ना, वो 100 मीटर वाला नियम। हाँ, इस भ्रम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को माना। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे बड़े संस्थान शामिल थे।
और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुझाव दिया कि एक समान और स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, और वो परिभाषा ये है कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा और उन्हें संरक्षण मिलेगा। पहली नजर में तो ये एक अच्छा समाधान लगता है, एक साफ सुथरा नियम, कोई भ्रम नहीं। अगर पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची है तो वो सुरक्षित है, वरना नहीं। इससे प्रशासन को भी आसानी होगी। प्रशासनिक आसानी के लिहाज से ये तर्क सही लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है, जिसने पर्यावरणविदों और सेव अरावली आंदोलन से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और वो चिंता क्या है? चिंता ये है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब एक इकोसिस्टम, गणित के फॉर्मूले पर काम नहीं करता। अरावली सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों का नाम नहीं है। इसमें छोटी पहाड़ियां, चट्टानी जमीन, टीले और तलहटी के जंगल भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर हिस्से 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, लेकिन पानी को सोखने और वन्य जीवों को रास्ता देने का ज्यादातर काम यही छोटे हिस्से करते हैं। तो इस नई परिभाषा से तो अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। यही डर है। उसे फिर कोई भी खनन या रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही सबसे बड़ी चिंता है। सेव अरावली आंदोलन का यही मूल तर्क है कि ये परिभाषा अरावली को बचाने के बजाय उसे नष्ट करने का एक कानूनी रास्ता खोल सकती है। और ये आंदोलन सिर्फ एक फैसले की प्रतिक्रिया नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, ये दिल्ली एनसीआर के लोगों की उस बढ़ती चिंता को दिखाता है जो वो पानी की कमी, जहरीली हवा और खत्म होती हरियाली के रूप में हर रोज महसूस कर रहे हैं। तो अगर 100 मीटर का पैमाना सही नहीं है तो फिर समाधान क्या है? क्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी मतलब सीईसी ने कोई दूसरा रास्ता सुझाया था? हाँ, और उनका नजरिया काफी अलग और ज्यादा वैज्ञानिक था। सीईसी ने सिर्फ ऊंचाई जैसे एक पैमाने पर टिके रहने के बजाय एक ज्यादा समग्र इकोसिस्टम आधारित रणनीति का सुझाव दिया। उनकी 3 मुख्य सिफारिशें थीं। वो क्या थी? पहली, पूरे अरावली क्षेत्र की गुजरात से दिल्ली तक एक वैज्ञानिक मैपिंग की जाए। इससे एक साझा और भरोसेमंद डेटाबेस बनेगा कि कौन सा इलाका कितना संवेदनशील है। ठीक है। दूसरा, खनन की इजाजत देते वक्त एक एक प्रोजेक्ट को अलग अलग देखने के बजाय उस पूरे इलाके पर पड़ने वाले सामूहिक असर का आकलन किया जाए। इसे मैक्रो लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब ये देखना कि अगर एक इलाके में 10 छोटी छोटी खदानें हैं तो उन सब का मिलाकर पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है एक अकेली खदान ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन 10 खदानें मिलकर उस इलाके का पूरा पानी सुखा दें या वन्य जीवों का रास्ता ही बंद कर दें। और तीसरी सिफारिश? और उनकी तीसरी और सबसे अहम सिफारिश ये थी कि जो इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जैसे वन्यजीव गलियारे या वो इलाके जो भूजल को सबसे ज्यादा रिचार्ज करते हैं, वहां किसी भी तरह के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। तो एक तरफ है एक आसान प्रशासनिक नियम और दूसरी तरफ है एक जटिल वैज्ञानिक लेकिन शायद ज्यादा प्रभावी समाधान। यही इस बहस का सार है। सिर्फ पत्थर और खनिजों का भंडार नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम है जो करोड़ों लोगों के जीवन, जल और जलवायु को एक आधार देता है। निष्कर्ष सीधा और स्पष्ट है। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, यदि अरावली सुरक्षित है तो उत्तर पश्चिम भारत सुरक्षित है। ये बहस आखिर में इस बारे में है कि हम विकास का कौन सा मॉडल चुनते हैं। क्या हम कुछ समय के आर्थिक फायदे के लिए अपनी उस प्राकृतिक तिजोरी को ही खाली कर देंगे जो हमारी लंबी सुरक्षा की गारंटी है? और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। स्रोतों में अरावली को ऊंचाई के एक सादे पैमाने से परिभाषित करने की बात हुई है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम ऐसे कानूनी बक्सों में बंद कर सकते हैं? क्या ऊंचाई जैसा कोई एक पैमाना किसी ऐसी जीवित प्रणाली के पूरे मूल्य को कभी पकड़ सकता है जो हमें पानी, हवा और जीवन देती है? या इस तरह का नजरिया हमें सिर्फ सबसे ऊंचे, सबसे दिखाई देने वाले हिस्सों को बचाने और उस अदृश्य जुड़ाव को नजरअंदाज करने के खतरे में डालता है जो असल में पूरे तंत्र को जिंदा रखता है?